तो इस बजट से मिडिल क्लास को क्या मिला है? देखिए सृष्टि जी, हम अभी बात कर रहे थे मिडिल क्लास के लिए, तो आपके समक्ष ही है कि किस तरह से हम अंत्योदय के भाव को लेकर चल रहे हैं, गरीब कल्याण के भाव को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने 80 करोड़ लोगों को जो है वो राशन उपलब्ध कराया है और हमने टैक्स स्लैब को 7 लाख रुपए किया है और उसको सस्टेन किया है इस अंतरिम बजट में भी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जन धन योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी वो भी अंत्योदय के भाव को लेकर ही शुरू की थी और आज भी बजट सेशन के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने ये बात कही कि जन धन योजना में कुल अब तक 2.7 लाख करोड़ रुपए का जो बचत है वो हमारे खातों में आज इंडियन बैंक में जो करेंसी है वो जमा हो चुकी है, जिसमें मैं बताते हुए बड़ा ही हर्ष महसूस करती हूँ कि इसमें 55% जो खाते हैं वो हम महिलाओं के हैं, यानी कि भारत की महिला 55% जो है अपनी बचत को बैंकों में रखना शुरू कर चुकी है। ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही मिला है। जहां तक बात थी जीएसटी की, बात हम अभी कर रहे थे, देखिए एक राष्ट्र एक कर की बात बहुत समय से उठ रही थी, कांग्रेस के समय से भी उठ रही थी, लेकिन एक कर की बात कोई ला नहीं पाया। जीएसटी को अगर लागू किया तो हमने किया और एक राष्ट्र एक कर की बात हमने की, उसे पूर्ण करके दिखाया। और जब जीएसटी से हमने इंडस्ट्रीज से जो है वो उसमें रिफॉर्म मांगे और स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध प्रक्रिया से हमने वो रिफॉर्म किए भी, जिसमें जीएसटी कम करना था, घटाना था, खत्म करना था, वो हमने किया भी। और आज जो जीएसटी है उसमें जो कर है हमने और कम नहीं किया है, ये बात अभी हमारे समक्ष पहले भी आई थी कि उसको सस्टेन करना भी, क्योंकि राजस्व भी हमें चाहिए। अगर हमारा राजस्व जो आज हमने बढ़ाकर 42% कर दिया है, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले राजस्व 42% पर नहीं पहुंचा था, आज 2023 के खत्म होने के बाद आज हम 42% राजस्व पर पहुंचे हैं, तो वो भी हमें सस्टेन कर कर रखना है ताकि जो विदेशी ऋण हम ले रहे हैं उसको भी हम धीरे धीरे चुकता करें। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से हमने अपने ऋण को भी चुकाया है, ये सबके समक्ष है, इसका डाटा मुझे देने की जरूरत नहीं है सबको, लेकिन हम जानते हैं कि ऋण हमने चुकाया है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा बजट के दौरान जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है, रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर हमने एक अलग प्रावधान रखा है। रिसर्च चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे वो बीजों को लेकर रिसर्च हो रही है, चाहे वो पशु संसाधन को लेकर रिसर्च हो रही है, चाहे वो मत्स्य पालन को लेकर रिसर्च हो रही है उसके लिए, और चाहे सैटेलाइट को लेकर रिसर्च हो रही है, चाहे उपकरणों को लेकर रिसर्च हो रही है, किसानों के लिए ये बेनिफिट भी हमारी सरकार ने हमेशा अपने 10 साल के बजट काल में भी हमने पेश किया है और ये हमारा एक मेन एजेंडा रहा है। दूसरी बात हम आप ही कर रही थी कि नीली क्रांति जो है, मैं उसके बात से आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर इंद्र जी जो बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस 1-1.5 मिनट के भाषण में नीली क्रांति के बारे में बताया नहीं है, मत्स्य योजना की विस्तार से नहीं बताया, तो मैं छोटा सा समय लेकर कुछ सेकंड्स का थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगी कि हमने 20,050 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो मत्स्य पालन की जो नीली क्रांति योजना के तहत हमने दिया था, और इसमें 12,340 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो तो मत्स्य पालन की योजनाओं को लेकर हमने उपलब्ध कराया। लाभार्थियों को 7,710 करोड़ रुपए की राशि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमने दी। 2024-25 तक जो मत्स्य उत्पादन है, हमारा टारगेट है 70 लाख टन की वृद्धि करना। उसमें हमने निर्यात को जो है 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात आज मत्स्य पालन में बना दिया है। जो सी फूड हमारा निर्यात होता है आज उसमें भारत का नाम है। और नीली क्रांति योजना में जो हमने कहां कहां इस पैसे को खर्च करना है, मछली पकड़ने के जहाजों का हमने बीमा किया, नावों के रख रखाव की सहायता राशि हमने उपलब्ध कराई, क्षारीय क्षेत्रों में जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बहुत सारे किसानों को उपलब्ध कराई गई। जलीय कृषि स्टार्टअप योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए राशि किसानों को उपलब्ध की गई। रिसर्च और प्रयोगशाला के लिए भी हमने प्रावधान रखा। ये सभी नीली क्रांति के प्रावधान है। नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 मिनट के भाषण में नहीं बता पाए, वो आपको अब शायद इंद्र जी को पता चल गया होगा। दूसरी छोटी सी बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, टूरिज्म सेक्टर की सुभाष जी बात कर रहे थे। देखिए, भारत देश हमारा ऐतिहासिक भूमि का देश है, यहाँ पर
बहुत सारी ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जहां पर अगर प्रॉपर तरीके से टूरिज्म को बढ़ाया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकती है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि भारत के ही लोग नहीं बल्कि विदेशी लोग भी भारत में आकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने इसमें G20 की जो भूमिका रही, आपने किस तरह से देखा भारत मंडपम में और सभी उपहारों में। जब से नरेंद्र मोदी जी ने भारत की कमान को संभाला है तब से उन्होंने ताजमहल को साइड किया, और जबकि भारतीय इतिहास की जो और प्राचीन मूर्तियां हैं, चाहे वो हमारे ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनकी चीजों को जो है उपहार स्वरूप देना जो है प्रारंभ कर दिया, ताकि वो भी इनडायरेक्टली पर्यटन को बढ़ावा देने की ही बात थी, वही मंशा थी। इस तरह की गूढ़ सोच जो है वो नरेंद्र मोदी जी की है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ हमने अपने जो एयरपोर्ट्स और रेलवे कॉरिडोर्स का जो निर्माण किया। आज रेलवे की स्थिति जो है आप भी जानते हैं कि वंदे भारत जब ट्रेन शुरू हुई थी तो लोगों में कितना उत्साह था। लोग से केवल वंदे भारत ट्रेन में घूमने जाने के लिए ही जो है यात्राएं करने लगे। मेट्रो जब स्टार्ट हुई थी तो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे थे और कितने भ्रष्टाचार निकले थे, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार इनके निकले थे। लेकिन हमने जो रेलवे कॉरिडोर्स का निर्माण किया, विद्युतीकरण किया, नई ट्रेनों को शुरू किया और रेलवे स्टेशन को साफ स्वच्छ बनाया, उसके बाद से आप लोगों का जो नजरिया है वो देश के प्रति देखिए कितना बदल चुका है। हमने रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी की है, हमने महिलाओं को उद्यमी बनाया है, महिला किसानों को हमने स्पेशल जो है वो उनको प्रावधान दिए हैं। ये हमारी तरफ से रहा है। ठीक है प्रियदर्शनी जी। नेहा धवन जी को भी आपने सुना। सरकार की अगर बात करें, सरकार कह रही है 2047 तक विकसित भारत हमें बनाना है। हमारा जो गोल है वो शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है, हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि भारत को फ्यूचर में कैसे उसका फायदा हो, उसका विकास हो। देखिए ये एक तरीका होता है बोलने का कि जब आपके पास दिखाने के लिए जमीन पे कुछ नहीं होता तब आप बोलते हैं कि मैं दूरगामी परिणामों को देख के चल रहा हूँ। अब दूरगामी परिणाम तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन आज के समय में जो परिणाम है हम तो उसके बारे में चर्चा करेंगे ना, कि जो फ्यूचर में होगा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मतलब आज जो कदम उठाए जा रहे हैं आज भारत को आगे भी फायदा देंगे। आप भी मानती हैं कि अभी जिस तरह से नेहा धवन जी भी गिना रही थी, व्यापार के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कदम सरकार ने उठाए हैं वो सबके सामने है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और इतने मन लुभावने लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वाकई अमृत काल आ गया हो, इतना परिकल्पना। मतलब मैं तो ये हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पेट में दर्द क्यों नहीं होता जब इतना झूठ वो बोलते हैं। लेकिन मैं समझ सकती हूँ इन लोगों की भी मजबूरी, क्योंकि अपनी पार्टी को इनको यहाँ पे बोलना होता है तो ये मजबूरी होती है। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए, जमीनी हकीकत की बात की जाए, आपकी क्या मजबूरी है? नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। हम विचारों के साथ है, विचारधारा के साथ है और विकास के साथ है। खैर, तो हमारी मजबूरी है, आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। बोलना अरविंद केजरीवाल के झूठों के साथ खड़े रहना आपकी मजबूरी क्या है? देखिए आपकी मजबूरी भी बता दीजिए। आपकी बता रही हूँ ना कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है, हम विचारधारा के साथ हैं, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। ठीक है नेहा धवन जी, आपको सुना उन्होंने, आपकी मजबूरी बताइए। ठीक है नेहा धवन जी, आप सुनिए तो अब आप ये देखिए कि किस तरीके से ये छुपाते हैं और किस तरीके से जनता को बड़गलाते हैं। उज्ज्वला योजना सिलेंडर दे दिया, अब उसके बाद वो भरे कैसे महिला, आप बताइए। वो सिलेंडर कितने गांव में, मैं खुद देख के आई हूँ, कितने गांव में ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, वो महिला यूज कर रही है, आज भी चूल्हे पे खाना बना रही है। जहां तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ी मजेदार बात बता रही हूँ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव से 1 घंटे का रास्ता है नू में, वहां पे एक सिंगल लेन सड़क जाती है जिसका नाम रखा है कातिल रोड। आपको मालूम है हरियाणा में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं उस जगह पे होती हैं। तो आप ये सोचिए क्या बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जमीनी हकीकत में बात करें तो ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य हो जाता है। रेलवे की कंडीशन के बारे में बात करें, रेलवे की कंडीशन के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। अभी कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं साल भर में, ये तो किसी से छुपी नहीं है, और कितनी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। रेलवे तो छोड़िए, एविएशन सेक्टर तक का इन्होंने भट्टाभाट कर दिया था। एविएशन सेक्टर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बस स्टैंड में खड़े हुए हो। तो मैं तो ये मतलब हैरानी हूं कि किस तरीके से आप बोलते हैं कि इंडिया बदल रहा है। इंडिया बिल्कुल बदल रहा है। इंडिया ऐसे बदल रहा है कि जब आपसे कोई भी काम की बातें पूछी जाए तो थ्योरेटिकल आप लोग बता देते, जो आपको लिखा जाता है
जो इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, बीजेपी के प्रवक्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में इनको भेज दिया जाता है, वो पढ़ लेते हैं, रटा रटाया अपना पढ़ लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पता कि व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा लेकिन जाता है, वो तो क्या सबके सारे बातें प्रवक्ताओं करती के है होते सृष्टि जी, नहीं, इनको सुनिए, थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए। नहीं इनको नेहा जी, आपको गाइडलाइन की जरूरत है। क्या बातें मुझे लगता है मीडिया जमीन पे में निकलती बैठकर बोली जाती नहीं है। है, मुझे इनको लगता है अकल नहीं है। कि नेहा पता जी नहीं है। अपने घर से ही आप बाहर तो नहीं बेबानी निकलती है। कर रही हैं, नहीं, जिसका नहीं, कोई क्योंकि आंसर अगर नहीं कोई है, व्यक्ति जिसका अपने कोई घर से हक बाहर नहीं है। निकलेगा तो ठीक है। उसको पता आप लगेगा मुझे कि लगता जमीनी है कि हकीकत रश्मि क्या जी है। अपनी बात जब काफी कोई व्यक्ति शायद अपने वाली घर से बात बाहर है। निकलेगा तो उसको ये इनकी पता लगेगा पार्टी तक ये कि मैसेज इतनी पहुंचाइए दुर्गति जरा। हो गई है। इनकी पॉवर्टी पार्टी तक लाइन ये की मैसेज बात कर रही पहुंचाइए है। कि प्रिया आज दर्शी जी क्या पहचान बात पत्र बोल की रही है। बात करें, ये तो आम आदमी पार्टी मैं को ही अब वीके शर्मसार कर रही जानकी है। से भी एक रिएक्शन आप आना चाहूंगी आप क्योंकि करती समय हैं, ज्यादा आप इजाजत आप नहीं दे रहा है। शर्मा आपने किया था नहीं, 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 नहीं। और वो मेरे फिर कोई खाने में पर्सनल खाना कमेंट शुरू हो जाते हैं तो आप आपको चर्चा को आगे आप बढ़ा के अपनी दूसरे चर्चा गेस्ट पर करें। जाना पड़ता है। नेहा दवन जी, आप भी थोड़ा आप धैर्य करती रखिए। हैं, बहुत दर्शकों ने शर्मा आपकी आपकी बात बहुत बात शांतिपूर्वक में ढंग से डिबेट से सुनी भाग जाती थी। है। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे क्विक रिएक्शन ले रही हूँ मैं। जैन साहब, आप बताइए, सरकार इसे फ्यूचर का बजट बता रही है, कह रही है हम भविष्य को ध्यान में रखकर बजट लेकर आए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? फ्यूचर का बजट मान रहे हैं इस बजट को? बिल्कुल फ्यूचर का बजट है, क्योंकि जितनी योजनाएं बनाई जा रही है फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। अब रेलवे को देख लीजिए, बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं, अब उसका ट्रायल भी करने जा रहे हैं। तो ये सब फ्यूचर योजना है। हवाई जहाज के रोज नए नए अड्डे बनाए जा रहे हैं। सब चीज़ों में विकास हो रहा है। किस चीज़ में नहीं हो रहा है मुझे बताइए। पहले बसें शॉर्ट रूट की मिलती थी, आजकल लंबे रूट की बसें मिलती हैं, सब जगह से कनेक्टेड कर दिया। पर्यटन को देख लीजिए, किस क्षेत्र में नहीं है पर्यटन। पहले नाम मात्र के हुआ करते थे इंडिया के अंदर, अब पर्यटन क्षेत्रों को इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि बाहर का रेवेन्यू, बाहर जाने की बजाय रेवेन्यू अब यहीं अपने यहाँ जनरेट होगा, बल्कि बाहर से जितना पर्यटक आएंगे वो सब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इससे व्यापार को वृद्धि होगी, डायरेक्ट और फिर क्यों इनडायरेक्ट। प्रियदर्शनी जी और स्वामी इंद्र जी खुश नहीं है बजट से? आप सुन रहे हैं लगातार उन्हें। अब ऐसा होता है जी, हर एक आदमी तो हर एक खुश रख नहीं सकते किसी को। कोई ना कोई तो नाराज रहेगा ही। भगवान भी सबको खुश नहीं कर पाते। हमारी तो बात छोड़िए। व्यक्ति नहीं भाई, मैं किसानों की तरफ से बोल रहा हूँ जी। ये किसानों के लिए बताइए कहाँ से लाभकारी हुआ, ये बता सकते हैं आप? किसानों के लिए लाभकारी कैसे हुआ? लाभकारी लाभकारी? किसानों के लिए, जैसे इन्होंने दूध विकास, दूध किसानों के लिए विकास किया है, राष्ट्रीय विकास मॉडल किया है, मिशन राष्ट्रीय डेयरी विकास किया है, मत्स्य पालन किया है, हरित ऊर्जा के काम में बढ़ावा दे रहे हैं। तिलहन के क्षेत्र में जैसे कहा था आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अरे भाई तिलहन को सुन लीजिए, तिलहन क्या है? ये तेल की जो बात कर रहे हैं, भारत में आज आप जो तेल ले रहे हैं वो पाम ऑयल है। सारा पाम ऑयल नहीं है जनाब, सारा पाम ऑयल नहीं है, बहुत छोटा सा परसेंटेज है पाम ऑयल के अंदर। जो तेल खाने योग्य नहीं है, अगर आपको आपकी थाली में वो खाने के लिए डाल दिया जाए पाम ऑयल, आप पाम ऑयल एडिबल ऑयल है? पाम ऑयल, सारा पाम ऑयल नहीं है, उसमें से हार्डली 10% भी नहीं होगा, 5% पाम ऑयल है। 5% को 95% से कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने 20% की मिलावटी छूट दे रखी है। और वो जो पाम ऑयल आज आप खा रहे हैं, जो आइसक्रीम अगर आप खा रहे हैं, वो 100% पाम ऑयल से बनी हुई है। जो तिलहन के अंदर से आप इसको पाम ऑयल को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? ऑयल तो सरसों से भी आता है, सनफ्लावर से भी आता है, खेती का विषय नहीं है, मूंगफली के तेल से भी आता है। ठीक है, चलिए ठीक बता है। रहा हूँ ना, मैं अब रोकूंगी आपको। एक छोटा सा क्विक रिएक्शन सफरा साहब अगर आप भी दे दे फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, 30 सेकंड का रिएक्शन। बिल्कुल, ये जिस तरह से आज इन्होंने थोड़ी सी घोषणाएं की हैं, अगर ये इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ये ठीक है, ये दूरगामी है। जिस तरह से मोदी साहब या ये सरकार कहती है जी हम तो 2047 देख रहे हैं, हम तो विकसित भारत देख रहे हैं, हम तो थर्ड व्यवस्था लाना चाह रहे हैं 3 साल में, हम तो 2030 तक 7 जो है ट्रिलियन डॉलर्स की व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। अगर इस तरह से वो इम्प्लीमेंट होता है तो ये बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही साथ एक पीछे आपने ये जरूर पूछा था भाई, बाहर ये जो इजराइल भेज रहे हैं, इसके लिए मैं जरा सा ये ठीक है, ऑपोजिशन ने यहाँ पे मुद्दा उठाया है। मजदूर को बाहर विदेशों में भेज देना, या जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पेरेंट्स बेचारे गरीब किसान हैं, या वो अपनी जमीनें बेच के, मकान बेच के बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, इट इज नॉट इजी टू सर्वाइव देयर। विदेशों में रहना वहां पे आसान नहीं है। हमारे बच्चे, मेरा बेटा भी वहां रहता है नीदरलैंड में, 82,000 रुपए एक बेड का किराया महीने का, एक बेड का जिसमें 2 बेड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने जो है रोजगार को जो है ना, उसके जो अवसर हैं
उसको डेवलप ठीक है सबरा साहब, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं आपका, बहुत धन्यवाद। नेहा धवन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत शर्मा मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े, उनका भी धन्यवाद। प्रियदर्शनी जी, वीके जैन जी और नितिन बंसल, स्वामींद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बजट पर तमाम बातें करने के लिए और अपनी राय पेश करने के लिए। तो देखिए, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का बजट पेश किया है। हालांकि अंतरिम बजट है तो कहा गया था कि इसको बैलेंस करके चलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हमारा बजट जो है वो फ्यूचर का बजट है, भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर लाया गया बजट है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में, इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। माननीय वित्त मंत्री जी, I present the interim budget for 24-25.